हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा मैं विवेक सर, हमारे यूट्यूब चैनल द जेनिथ पॉइंट क्लासेस बाय विवेक पाल में आप सभी का स्वागत है। बेटा आपका फिजिक्स फर्स्ट पेपर का जो लेसन चल रहा था वो वैद्युत चालन था। इसके बारे में हमने कुछ बताया भी था, कई क्लासें हो चुकी हैं। बेटा यहाँ पे आपको विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता के बारे में बताया गया था और उसी के आगे हमने ध्यान से देखना है। उसमें अगर जो समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। बेटा विशिष्ट प्रतिरोध जो बताया गया था वो होता है रो इक्वल टू ई अपान जे। तो जो ई था ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जे जो था वो धारा घनत्व। तो रो बराबर ई अपान जे, इस रूप का आपका फार्मूला बताया गया था। बेटा इसका एक फार्मूला ये भी हो सकता है, रो बराबर आर ए अपान एल। अब बात आती है ये कैसे सर? तो बेटा हम जानते हैं ई अपान जे, फार्मूला बताया हमने, रो बराबर ई अपान जे। ई जो होता है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ई का मान हम जानते हैं वैद्युत विभव के पदों में ई बराबर वी अपान एल होता है। क्या होता है? ई बराबर वी अपान एल। और जे बराबर हम जानते हैं धारा घनत्व, जे बराबर आई अपान ए। जब ये मान रखेंगे हल करेंगे तो रो बराबर आर ए अपान एल निकलता है। आर के स्थान पर वी अपान आई बनेगा, तो जहाँ पे वी अपान आई होगा वहाँ पे हम क्या रख देंगे? आर। तो इसलिए फार्मूला निकल आता है रो बराबर आर ए अपान एल। अब इसी के आगे हम बेटा चर्चा करते हैं कि धारा घनत्व एवं विशिष्ट चालकता में संबंध क्या होता है। धारा घनत्व जो होता है वो जे होता है। धारा घनत्व क्या होता है? जे। और विशिष्ट चालकता सिग्मा। जे और सिग्मा में संबंध, तो फार्मूला निकल के आता है जे बराबर सिग्मा इंटू कैपिटल ई। ई जो होता है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये फार्मूला आपको सिद्ध करके लाना है। क्लियर? ध्यान से देखते हैं इसकी थ्योरी क्या होगी। बेटा थ्योरी लिख सकते हैं, माना चालक के किसी बिंदु पर, माना चालक के या माना किसी चालक तार पर धारा प्रवाहित होने के कारण या धारा प्रवाहित करने पर उसके किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे का अनुपात ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्योंकि अतः हम जानते हैं किसी चालक तार के सिरों पर धारा प्रवाह करने के कारण या धारा का प्रवाह करने के कारण उसके किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा उस धारा के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न धारा घनत्व जे का जो अनुपात होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। फिर लिख देंगे रो बराबर ई अपान जे, रो बराबर ई अपान जे। फिर लिखेंगे इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, लिखेंगे अतः हम जानते हैं, अतः हम जानते हैं, जानते क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिग्मा बराबर 1 रो, ये बात लिखेंगे। अतः हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिग्मा बराबर 1 रो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखेंगे तो सिग्मा बराबर 1 ई अपान जे, जे का ऊपर गुणा होगा तो सिग्मा बराबर जे अपान ई। बेटा सिग्मा बराबर या जे बराबर ई का सिग्मा में गुणा हो जाएगा तो जे बराबर सिग्मा इंटू ई। ये आपका क्या निकला? धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। बात समझ में आई? अगर यहीं पे बेटा हम जो ये विशिष्ट, जो ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध था रो बराबर ई अपान जे, तो इसके स्थान पर अगर हम रो बराबर, ध्यान से समझेंगे, रो बराबर आर ए अपान एल ले लिया जाए, आर ए अपान एल। ठीक, आर ए अपान एल।
जहाँ आर प्रतिरोध होता है, ए प्रतिरोध तार का क्षेत्रफल होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल, एल उसकी एकांक लंबाई। ठीक, तो जब ये मान रखा जाएगा तो सिग्मा बराबर बन जाएगा एल अपान आर ए, सिग्मा बराबर एल अपान आर ए। बेटा जब यहाँ पे अब गुणा किया जाएगा तो एक फार्मूला ये निकलेगा, एल इक्वल टू सिग्मा इंटू आर इंटू ए। ये आपका एक फार्मूला चालक तार की लंबाई के लिए निकल आएगा। तो ये न्यूमेरिकलों में तोड़ के यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सिद्ध करके लाना था, ये हमने सिद्ध किया। क्लियर। आगे देखते हैं बेटा, अगली हेडिंग आती है आपकी ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध देखते हैं ओमीय प्रतिरोध क्या होगा। बेटा लिखेंगे ओमीय चालक भी आ सकता है हेडिंग, तो लिखेंगे वे चालक जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं। ऐसे चालक जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं ओमीय चालक कहलाते हैं तथा उनके सिरों में लगे प्रतिरोध ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। बेटा ऐसा चालक जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन कर रहा हो तो उस चालक को हम ओमीय प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे? ओमीय चालक कहेंगे। और उसके सिरों पर लगे प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में तांबे का तार, कामा टंगस्टन का तार, कामा डॉट आदि। कामा बेटा तांबे का तार, कामा टंगस्टन का तार, कामा डॉट इत्यादि जो होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? ओमीय प्रतिरोध होते हैं। क्या होते हैं? ओमीय प्रतिरोध। बेटा अनओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं? ध्यान से देख लीजिए। अनओमीय प्रतिरोध, ध्यान से देखते हैं अनओमीय प्रतिरोध। बेटा लिखेंगे वे चालक जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं। वे चालक जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं वे चालक अनओमीय चालक कहलाते हैं तथा उनके सिरों पर लगे प्रतिरोध अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। बेटा जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे तो उनमें लगे प्रतिरोध जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? अनओमीय प्रतिरोध कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अनओमीय प्रतिरोध। क्लियर। बेटा अगली हेडिंग आती है गत्यात्मक प्रतिरोध। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अनओमीय प्रतिरोध का, जैसे आप लिखेंगे टार्च का बल्ब जो होता है वो अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है। ठीक। और इसके बाद कामा ट्रांजिस्टर जो होते हैं, ट्रांजिस्टर जो लगे होते हैं तो वो भी हमारे क्या होते हैं? अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। अगली हेडिंग है गत्यात्मक प्रतिरोध। गत्यात्मक प्रतिरोध। बेटा गत्यात्मक प्रतिरोध किन्हें कहते हैं? ध्यान से देखेंगे। लिखेंगे अनओमीय परिपथ के किसी खंड के, अनओमीय परिपथ लिया जाएगा, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो लिखेंगे बेटा अनओमीय परिपथ के किसी खंड के विभवांतर में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन या विभवांतर में परिवर्तन डेल्टा वी तथा धारा में परिवर्तन डेल्टा आई, विभवांतर में परिवर्तन तथा धारा में परिवर्तन के अनुपात को ही गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। इसे भी कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा आई। ये क्या होता है? गत्यात्मक प्रतिरोध। क्लियर बेटा। इसका विमात्रक जो होता है वो वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम होता है। क्लियर बेटा। गत्यात्मक प्रतिरोध की डिफिनीशन एक बार और, अनओमीय परिपथ के किसी खंड के विभवांतर में हुए परिवर्तन डेल्टा वी तथा धारा में हुए परिवर्तन डेल्टा आई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं?
गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। क्लियर बेटा। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे। नोट पॉइंट क्या है, ध्यान से लिखेंगे बेटा। इसको लिखेंगे कि आप लिखेंगे तार के बढ़ने से, तार के बढ़ने से तार के प्रतिरोध R का मान बढ़ जाता है। अगर तार को बढ़ाया जाए, तार के बढ़ने से तार के प्रतिरोध R का मान बढ़ जाता है, अर्थात तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा पदार्थ की प्रतिरोधकता। बेटा विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक, ध्यान से एक बार और लिखेंगे, नोट पॉइंट डालेंगे, उसमें लिखेंगे तार बेटा इस तरह लिखेंगे, तार के ताप के बढ़ने पर, तार का अगर ताप बढ़ाया है, तार के ताप के बढ़ने पर या तार के ताप के बढ़ने से प्रतिरोध R का मान बढ़ जाता है, अर्थात तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा पदार्थ की प्रतिरोधकता जो होती है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू RA अपॉन L। ये क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता होती है। तो बेटा लिखेंगे तार के ताप के बढ़ने से तार के प्रतिरोध R का मान बढ़ जाता है, अर्थात तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा पदार्थ की प्रतिरोधकता रो बराबर RA अपॉन L भी बढ़ जाती है। अतः दूसरे शब्दों में ताप के बढ़ने पर तार की वैद्युत चालकता कम हो जाती है। बेटा इस तरह लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में कि अतः तार के ताप के बढ़ने पर तार की वैद्युत चालकता कम हो जाती है। प्रतिरोधकता अगर बढ़ेगी तो चालकता क्या होगी, कम होगी, कम हो जाती है। फिर लिखेंगे चूंकि या यदि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तार का प्रतिरोध R0 हो तो T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध RT हो, T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध RT हो तो ताप संबंधी समीकरण या तो इन प्रतिरोधों का समीकरण क्या लिखेंगे बेटा, इन प्रतिरोधों का समीकरण होता है RT इक्वल टू R0 कोष्ठ में 1 प्लस अल्फा टी लिखेंगे, जहाँ RT T डिग्री टेम्परेचर का प्रतिरोध है, R0 0 डिग्री टेम्परेचर का प्रतिरोध है, अल्फा ताप गुणांक है। अल्फा क्या है बेटा, ताप गुणांक, चालक का ताप गुणांक या प्रतिरोध ताप गुणांक इसको कहते हैं। अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है और जो टी है ये टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर। क्लियर बेटा। इसी फार्मूले से अल्फा का समीकरण भी निकल आता है। अल्फा इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी, ये समीकरण भी बन जाता है। तो ये प्रतिरोध ताप गुणांक के लिए समीकरण हो जाता है। क्लियर। तो ये समीकरण आपको नोट पॉइंट में लिखने हैं ध्यान से। अगर नहीं समझ में आते हैं तो पुनः कमेंट करके पूछें, लेकिन बेटा न्यूमेरिकलों में इन समीकरणों का यूज होगा, ध्यान से लिखिए। क्लियर। बेटा अगली हेडिंग ध्यान से पढ़ेंगे। अगली हेडिंग सीधे डालेंगे
किसी वैद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा के समीकरण। किसी वैद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा के समीकरण लिखेंगे। इससे संबंधित या किसी वैद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा से संबंधित इसके निम्न समीकरण हैं। किसी वैद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा से संबंधित निम्न समीकरण हैं। अब समीकरण क्या है ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे धारा और विभव के पदों में वैद्युत ऊर्जा का समीकरण। धारा और विभव के पदों में वैद्युत ऊर्जा का समीकरण। धारा और विभव के पदों में वैद्युत ऊर्जा का समीकरण। वैद्युत ऊर्जा जो होगी वो W बराबर V इंटू आई इंटू टी होगा, पहला समीकरण VIT। क्लियर। सेकेंड पॉइंट डालेंगे। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे धारा और प्रतिरोध के पदों में वैद्युत ऊर्जा का समीकरण। धारा और प्रतिरोध के पदों में वैद्युत ऊर्जा का समीकरण क्या होगा। W इक्वल टू धारा और प्रतिरोध तो I स्क्वायर RT बन जाएगी। क्योंकि बेटा हम जानते हैं VIT होता है, V बराबर हम जानते हैं R बराबर क्या होता है V अपान I होता है। तो बेटा यहाँ से V बराबर क्या निकल आएगा I इंटू R निकल आएगा कि नहीं। तो जहाँ पे V है इस समीकरण में वहाँ पे IR रख देंगे, I का गुणा हो जाएगा I स्क्वायर RT बन जाएगा। क्लियर। तीसरा पॉइंट डालेंगे। तीसरा पॉइंट आपका लिखेंगे विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में वैद्युत ऊर्जा का समीकरण। W इक्वल टू बेटा विभवांतर और प्रतिरोध के तो हम जानते हैं I बराबर V अपान R बन जाएगा फार्मूला। R बराबर V अपान I से तो I बराबर V अपान R, जहाँ पे I है वहाँ पे V अपान R रखेंगे तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा V स्क्वायर अपान R इंटू टी, तीसरा समीकरण। तो ये 3 समीकरण होते हैं। क्लियर। वैद्युत ऊर्जा से संबंधित समीकरण। वैद्युत परिपथ में वैद्युत व्यय ऊर्जा के समीकरण है। ठीक बेटा आप हेडिंग डालेंगे। अब वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति क्या होगी ध्यान से देखेंगे। बेटा लिखेंगे किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को ही वैद्युत शक्ति कहते हैं। या इस तरह लिख सकते हैं किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति अथवा सामर्थ्य एक ही बात होती है। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। P बराबर W/T इसका फार्मूला बनता है। अब इससे भी इसके 3 समीकरण बन जाएंगे। P बराबर W का मान V इंटू आई इंटू टी वाला अगर रखेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा तो P बराबर V इंटू आई बन जाएगा, पहला समीकरण। दूसरा
P बराबर अगर W के स्थान पर I स्क्वायर RT रखेंगे, T से T कैंसिल हो जाएगा, P बराबर I स्क्वायर R बचेगा, केवल T कैंसिल हो रहा है। अगर ये वाला रखेंगे तो P बराबर आ जाएगा V स्क्वायर अपान R, T से T कैंसिल होगा। तो वैद्युत शक्ति के भी क्या होते हैं 3 समीकरण। क्लियर। इसका जो मात्रक होता है बेटा सब लोग जानते हैं, शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। बेटा 1 वाट अगर लिख दिया जाए, 1 वाट में या 1 वाट को जूल प्रति सेकंड में लिखो तो 1 वाट बराबर लिखेंगे 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। तो ये आपका बेटा वैद्युत शक्ति के लिए है। अब एक डिफिनीशन लिखेंगे, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, ध्यान से देखेंगे बेटा। लिखेंगे किसी वैद्युत परिपथ में 1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति यदि 1 घंटे तक प्रवाहित की जाए, किसी वैद्युत परिपथ में 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति यदि 1 घंटे तक प्रवाहित की जाए तो व्यय ऊर्जा का मान 1 किलोवाट घंटा कहलाता है। जो व्यय ऊर्जा होगी उसका मान ही क्या कहलाता है, 1 किलोवाट घंटा कहलाता है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलो वाट इंटू 1 घंटा। बेटा हल करेंगे, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट, इंटू 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो ये बन जाएगा 36 इंटू 10⁵ वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड ही बेटा जो 1 किलो वाट घंटा को हम वाट इंटू सेकेंड में बनाएंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ वाट इंटू सेकेंड के बराबर पहुंचेगा। और वाट इंटू सेकेंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। क्यों, ध्यान से देखेंगे, P बराबर W/T होता है, P बराबर W/T। W का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। T का मात्रक सेकेंड, P का मात्रक वाट। तो जब मात्रक का गुणा किया जाएगा तो जूल बराबर क्या बचेगा, सेकेंड का इधर गुणा हो जाएगा, जूल बराबर वाट इंटू सेकेंड होता है। क्या होता है, वाट इंटू सेकेंड। तो 1 जूल में 1 वाट इंटू सेकेंड होते हैं। क्लियर। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा में लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल अथवा वाट इंटू सेकेंड होते हैं। 1 किलोवाट घंटा शक्ति में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। क्लियर। तो बेटा इतना आज आपको ध्यान से देखना है, जो ना समझ में आए कमेंट करके पूछेंगे। आज की क्लास यहीं तक बेटा, बेस्ट ऑफ लक बेटा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।